अमीर बहू के गरीब ससुराल पर बरसात का कहर। कैलाशपुर के एक छोटे से गांव में सरला अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत ज्यादा गरीब थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि कभी बरसात में उनके घर की छत टपकने लगती थी, जिससे पूरे घर में पानी पानी हो जाता था। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, ये क्या, फिर से बारिश होने लगी है। ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर इसी प्रकार बारिश होती रही तो इस घर के अंदर बाढ़ आ जाएगी। ऐसा सोचकर अपने बेटे को वो आवाज लगाती है, अरे मोंटू, हो मोंटू, अरे मोंटू कहाँ है तू? अरे कहाँ मर गया? तुझे घर में कुछ दिखाई देता है या नहीं? तभी बाहर से आवाज आती है, आया माँ। ऐसे ही मोंटू घर के अंदर आता है। वो चारों तरफ पानी ही पानी देखता है और छत से पानी टपकता हुआ उसे नजर आता है। मोंटू सबसे पहले अपने घर के बर्तन उठाकर उस जगह रख देता है जहाँ पर पानी टपक रहा होता है, और उसके बाद वो पोछा उठाता है और पानी साफ करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो घर से सारा पानी साफ कर देता है। माँ देखो, मैंने सारा पानी साफ कर दिया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, चल थोड़ी देर रुक, मैं तेरे लिए खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, लेकिन मैं फिर भी जलाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर वह गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश करती, लेकिन चूल्हा जल नहीं पाता और वो खाना बना नहीं पाती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लकड़ियां तो जल ही नहीं रही। अगर लकड़ी जलेगी नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी? सरला का बेटा मोंटू ये सब सुन रहा होता है, जिसके बाद वह अपनी माँ से कहता है, कोई बात नहीं माँ, आज की रात हम बिना खाए ही सो जाएंगे। उस रात दोनों माँ बेटा पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगले दिन मोंटू अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकलता है। वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसा ही रहा तो मैं अपने घर की देखरेख कैसे करूँगा? हे भगवान, अब आप ही कुछ करो और मेरी समस्या को मुझसे दूर करो। मोंटू भगवान से ऐसा कहता ही है कि तभी अचानक से एक बुजुर्ग औरत, जिसका नाम शकुंतला था, वो उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा, मुझे तुम समझदार लगते हो। वैसे तुम जानते हो कि मैं कितनी बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे इतना भारी सामान उठाया नहीं जाएगा, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे ये सारा सामान उठाने में? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बड़ों की मदद करना तो मेरा पहला फर्ज है। मैं आपका ये सामान आपके घर तक रखवा दूंगा। शकुंतला मोंटू को रास्ता बताती है, जिसके बाद मोंटू उसका सामान अपने ऊपर लाद कर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते शकुंतला उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर देती है, जिसके बाद मोंटू अपनी पूरी कहानी उस बूढ़ी औरत को बता देता है। आज निकला तो अपने लिए काम ढूंढने था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कुछ नहीं मिला। अरे तुम्हारी परेशानी जैसे खत्म हो गई। देखो, हमें हमारे घर के अंदर एक ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे घर की थोड़ी जिम्मेदारियों को उठा सके, यानी कि घर की देखरेख कर सके, और उसके हिसाब से तो मुझे तुम बिल्कुल सही लग रहे हो। तो तुम्हें ये नौकरी मंजूर है? मोंटू नौकरी के लिए हाँ कर देता है। सबसे पहले वो उस बूढ़ी औरत का सामान उसके घर पर रखवा देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में मोंटू उस बुजुर्ग औरत के यहाँ अच्छे से काम करने लगता है। एक दिन शकुंतला फोन पर बात कर रही होती है, अरे बहुत दिन हो गए बेटी, तुझे देखा ही नहीं। आज ही मैं चाहती हूँ कि तू घर पर आ जाए। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का सारा खाना बना कर रखूंगी, बस तू एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा जा। फोन की दूसरी तरफ से शनाया अपनी दादी से कहती है, आप तो जानती ही हो दादी माँ, मुझ पर ऑफिस की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन आप चिंता मत करो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। शनाया ऐसा कहकर फोन काट देती है और शकुंतला बहुत खुश होती है। आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ, आज मेरी पोती शनाया घर पर आ रही है, इसके लिए उसके आने का मुझे इंतजाम करना होगा। वैसे तो उसने कहा है कि मैं शायद आऊंगी, लेकिन वो मेरी पोती है, अगर मैंने बुलाया है तो वो जरूर आएगी। शकुंतला बहुत खुश होती है और अपने ही हाथों से अपनी पोती के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, और नौकरों को भी घर की साफ सफाई और उसके कमरे की साफ सफाई के लिए बोल देती है। हो सकता है मेरी बेटी आज यहीं पर रुके, इसलिए घर की अच्छे से साफ सफाई करना, और उसके कमरे में मैं एक धूल का कण भी नहीं चाहती। शकुंतला बहुत अमीर थी, वहीं दूसरी तरफ से शनाया अनाथ थी। बचपन में ही उसके माता पिता उसे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे, जिसके बाद वह दादी के लाड प्यार में बड़ी हुई थी। इसी वजह से उसके अंदर थोड़ा घमंड भी था। शाम ढले शनाया घर आ जाती है। दादी माँ, ये आपने क्या हालत बना रखी है? अरे आप तो अभी भी जवान हो, तो इस तरह क्यों रहती हो? देखो मुझे, आपका इस तरह रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसलिए हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखा करो। आते ही तूने अपनी दादी की क्लास ले ली। मेरी चिंता मत कर, अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, ये सब तो चलता है। दोनों दादी पोती बातें करती हैं, तभी वहां पर मोंटू आता है और कहता है, खाना गर्म कर दिया गया है, आप लोग आकर खा लीजिए। शनाया जैसे ही मोंटू को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती, मानो जैसे पहली नजर वाला प्यार हो गया हो। अरे ये लड़का कौन है? बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट है। शकुंतला उस बेचारे मोंटू के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर शनाया को भी उसके ऊपर बहुत तरस आता है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। जहां तो वो एक जिद्दी और घमंडी लड़की थी, वहीं उसे मोंटू के लिए बहुत दया आती है। पहले कभी भी शनाया अपनी दादी के यहाँ नहीं रुकी थी, लेकिन उस हफ्ते वह अपनी दादी माँ के यहाँ रुकती है और मोंटू के करीब आती है और उसे बहुत जानती है। देखते ही देखते मोंटू को शनाया से और शनाया को मोंटू से प्यार हो जाता है। देखो, मैं जानती हूँ कि अक्सर लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी गरीबी में तुम रह नहीं पाओगी। तुम्हें ऐसा लगता है मैंने अमीरों की तरह बहुत जी लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे प्यार में जीना चाहती हूँ। ये सुनकर मोंटू को तो बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद मोंटू शनाया से शादी कर लेता है। शादी के बाद शनाया मोंटू के साथ उसके टूटे फूटे मकान में आ जाती है। पहले तो वह गरीबी से बहुत जुड़ती है और उसे एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। ऊपर से एक दिन बरसात शुरू हो जाती है और घर में पानी टपकना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर में इस तरह रहूंगी। अरे माना तुम गरीब हो, कम से कम एक मजबूत छत तो अपने पास होनी चाहिए थी। ये देखो जरा किस तरह इस छत से पानी टपक रहा है। मैं जानता ही था एक अमीर घराने की लड़की कभी भी गरीबी में गुजारा नहीं कर पाएगी। ये तुम्हारी गलती नहीं, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और ये जानते हुए भी मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आया। मोंटू की ये बात सुनकर शनाया को अपने वादे याद आते हैं, जिसके बाद वो अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पास बैंक में जितने भी पैसे और ज्वेलरी होती है वो उनके इस्तेमाल करके पूरे घर की मरम्मत करवाती है। वहीं दूसरी तरफ अपनी शादी के गहनों को बेचकर अपने पति के लिए खुद का काम खुलवा देती है, जिसके चलते धीरे धीरे मोंटू की परेशानियां खत्म होने लगती हैं और अब शनाया गरीब ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। के लगभग 12 बजने वाले थे, लेकिन पायल नगर के स्टेशन पर एक अलग सी ही रौनक थी। जब रात को सभी दुकानों वाले अपनी घर जा चुके थे, तब अभी का परिवार स्टेशन पर बने अपने ढाबे में पकवान बना रहा था। ऐसे में वहां स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। सुनिए जी, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लग रही है। अरे अब इस समय तो कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अब तो सो जाओ, सवेरा होने पर हम अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। नहीं, मैं ऐसे भूखे पेट नहीं सो सकती हूँ। आप बाहर जाकर देखिए, कुछ न कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। ओहो, तुम भी ना। अच्छा चलो, मैं चेक करके आता हूँ। प्रेम ट्रेन से बाहर उतरा तो उसे अभी का ढाबा दिखाई दिया। अरे वाह, स्टेशन पर तो ढाबा है और कमाल की बात है कि आधी रात में भी खुल रहा है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। प्रेम अंदर से अपनी पत्नी साधना को भी ले आया और वो दोनों अभी के ढाबे में चले गए। अजीब बात है, यहाँ इतनी स्वादिष्ट चीजें बन रही हैं, लेकिन किसी भी चीज की महक नहीं है। अरे तुम्हें क्या महक से पेट भरना है। चुप कीजिए आप। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी छोटी बच्ची पिंकी और उसका दादा भीम हाथों में खाने की प्लेट लेकर आई। साधना उन्हें देखकर डर गई, क्योंकि उन दोनों ने ही अपनी आंखों को बंद किया हुआ था। उनकी आंखों के पास काले घेरे थे और पूरा रंग सफेद पड़ चुका था। सुनिए जी, ये ढाबे वाले लोग तो बड़े ही डरावने हैं। आप यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ अब एक पल के लिए भी नहीं रहना है। ऐसा बोलकर साधना अपने पति के साथ जा ही रही थी कि तभी उसके आगे अभी की मां लता आ गई और गर्दन को झुकाकर खड़ी हो गई। आप हमसे क्या चाहती हो? लता कुछ भी नहीं बोली और उनकी तरफ कठपुतली की तरह बढ़ने लगी। हे भगवान, भागो यहाँ से। साधना और प्रेम भाग ही रहे थे कि तभी साधना गिर पड़ी और जैसे ही उसने पलटकर देखा तो उसके पाँव को राधा ने अपने बालों से जकड़ा हुआ था। छोड़ मुझे। अरे छोड़ दे मेरी पत्नी को। क्या चाहते हो हमसे? बदला। ऐसा बोलकर सभी ने अपना रूप बदल लिया और वो सभी अपने भूत चुड़ैल के रूप में आ गए और उन बेचारे पति पत्नी को वहीं मार डाला। अब सभी इसी तरह डर डर के तड़प के मरेंगे। अब सभी को हमारी मौत का हिसाब चुकाना होगा। ऐसे बोलकर राधा फिर से इंसानी रूप में आ गई और हाथ में खाने की प्लेट लिए स्टेशन पर पहुंच गई। इस तरह जो कोई भी उनके पास वो खाना खरीदने पहुंचता तो वो उसे अपने ढाबे का रास्ता दिखा देती और फिर वो पूरा परिवार मिलकर मासूम बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार देता।
इसी तरह से रोज की तरह मौत का सिलसिला जारी था। वो भूत और चुड़ैल सुबह शाम इसी तरह अपना रूप बदलकर बदले की आग में मासूम बेगुनाहों की जान ले रहे थे। मौत तो उनके लिए एक खेल बन चुकी थी। इसी तरह आज भी एक लड़की ढाबे पर आई। सुनिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा खाना देकर मेरी मदद कर दीजिए। शीतल को उन भूतों और चुड़ैलों ने अंदर खींच लिया और उसका सिर जमीन में दे मारा। उसने जैसे ही नजर को उठाकर देखा तो उसे वहां पर भूत और चुड़ैल नजर आए, जिन्हें देख शीतल दर्द से करहाती हुई सीधी खड़ी हो गई और वहां से भागने लगी कि तभी राधा और लता ने उसका रास्ता रोक लिया। मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे लिए ना सही तो मेरी माँ के लिए ही। अगर मैं उनके पास नहीं गई तो उनका ख्याल कोई भी नहीं रखेगा। मेरी माँ बीमार है, मुझे जाने दो। शीतल उन भूतों और चुड़ैलों के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्हें उसके ऊपर रत्ती भर भी दया नहीं आई और उन्होंने उसके ऊपर हमला करना चाहा। जैसे ही राधा ने अपने लंबे घने बालों से उसे जकड़ना चाहा तो वो दूर जा गिरी और तो और उसके बाल भी जल गए। ये सब क्या है? शीतल के हाथ में एक काला धागा बंधा हुआ था जो अचानक ही चमकना शुरू हो गया। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। ये धागा जब तक मेरी कलाई में है तब तक तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो और क्यों सभी की जान लेने पर तुले हुए हो। बताओ, वरना मैं अभी किसी तांत्रिक को बुलाकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करा दूंगी। भूत और चुड़ैल के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने शीतल को अपना यहाँ आने का मकसद बताना शुरू किया। हम लोग भी पहले तुम्हारी ही तरह इंसान थे। हम भी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन हमारी ये हंसी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम लोग तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक रोज यहाँ पर दो आदमी आए और उन्होंने हमारे ढाबे में भरपेट खाना भी खाया, लेकिन उन लोगों को हमारे ढाबे का खाना नहीं, हमारी जान चाहिए थी। वो दोनों आदमी स्टेशन के बाहर वाले ढाबे को चलाते थे, लेकिन हमारा ढाबा स्टेशन पर होने की वजह से उनका ढाबा कम चलता था, इसीलिए वो लोग हमसे चिढ़ते थे और यही नफरत और चिढ़न ने उन्हें हमारी जान लेने पर मजबूर कर दिया। अपनी मौत के बाद हम बरसों यूं ही इधर उधर अपने कातिलों की खोज में भटक रहे थे। हमें मारने के बाद उन्होंने ये जगह भी छोड़ दी, लेकिन आज हम भी उन हैवानों का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बात सुनकर सब कुछ समझ गई हूँ, लेकिन इस तरह लोगों को मारना तो सही नहीं है ना। तुम्हारे साथ गलत हुआ और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी इंसाफ मिलना ही चाहिए। मेरी माँ बहुत ज्ञानी है, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगी। शीतल बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां उसे ढूंढती हुई उसकी बीमार माँ आ गई। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो इतनी देर से गायब है। जानती है मेरी जान हलक में आ गई थी और ये नकारात्मक शक्तियाँ, मैं तुम्हें। माँ रुको, इन्हें ऐसे मत खत्म करो। इन नकारात्मक शक्तियों को आप देख सकती हो और आप ही इंसाफ भी दिला सकती हो। माँ प्लीज इनकी मदद करो ना। शीतल ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। अपनी बेटी की बात सुनकर शीतल की माँ ने उन भूत चुड़ैलों को इंसाफ दिलाने का फैसला लिया। उसने एक मंत्र का जाप किया और जादुई भभूत को हवा में उछाला। कुछ नहीं, दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। उसने फिर ऐसा ही किया और 2 से 3 दफा कोशिश करने पर जब उसने भभूत को हवा में उछाला तो वहां उन भूतों और चुड़ैलों के कातिल राघव और विशाल वहां हाजिर हो गई। उन दोनों की ही हालत काफी खराब लग रही थी। अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया? अरे राघव तू? वो दोनों एक दूसरे को देख हैरान थे। भूत और चुड़ैल अपने इंसानी रूप में उन दोनों के सामने आ गए, जिन्हें देख वो दोनों हैरान हो गए। अरे तुम लोग जिंदा हो? अरे तुम्हें तो हमने मार दिया था। ऐसा बोलकर सभी भूत और चुड़ैल अपने असली रूप में आ गए। तांत्रिका माँ, हमें इनसे बचाओ। मैं हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देती हूँ और आज ये भूत और चुड़ैल सही है। शीतल की माँ का इशारा करते ही वो भूत चुड़ैल अपने कातिलों पर कूद पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शुक्रिया, अगर आज तुम यहाँ ना आती तो शायद हम कभी भी अपना बदला पूरा नहीं कर पाते। लेकिन आज हमारा बदला पूरा हुआ, अब हम चलते हैं। ऐसे बोलकर वो भूत और चुड़ैल मुक्त हो गई और उनके जाते ही वो ढाबा भी एक भयानक खंडर में बदल गया।
शीतल अपनी माँ को लेकर ट्रेन तक गई और वो दोनों माँ बेटी अपनी राह निकल गई और पायल नगर के स्टेशन पर हमेशा के लिए फिर से शांति आ गई।